नमस्कार। आज हम भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं पर विचार करेंगे या बातचीत करेंगे। तो भारतीय साहित्य के अध्ययन की ज़रूरत, उसकी अवधारणा, इस विषय पर ये उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। तो आज जो समस्याएं हैं भारतीय साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से, उस पर हम विचार करेंगे, जिसमें पहला जो तत्व है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो यह है कि साहित्य के महत्व का अभाव। हमारे समाज में, भारतीय समाज में, अगर आप कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, केरल और बंगाल को, तो वहाँ पर साहित्य को विशेष महत्व प्राप्त नहीं है। आप हिंदी प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ स्थिति और भी खराब है। हम खुद अपने साहित्यकारों के नाम नहीं जानते, प्रमुख साहित्य कृतियों को नहीं जानते, प्रमुख रचनाकारों को नहीं जानते। दो एक नाम तुलसी, कबीर, प्रेमचंद, कुछ लोग निराला या क्षेत्र विशेष के लोग, कोई फणेश्वर नाथ रेणु को जान सकता है, कोई दिनकर को जान सकता है। इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र के रचनाकारों को लोग जानते हैं, पर विशेष कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ती है भारतीय साहित्य के भारतीय समाज के अंतर्गत। हिंदी भाषी प्रदेश में केरल और बंगाल जैसी वह साहित्यिक संस्कृति ही नहीं है जिसमें आम लोगों द्वारा साहित्यकारों को विशेष आदर व सम्मान दिया जाता है। अब यह ऐसा क्यों है? यह एक विचारणीय पहलू है कि क्या भारतीय साहित्यकार इतने योग्य नहीं हैं कि उन्हें हम विशेष आदर या सम्मान दे सकें? ऐसा भी नहीं है कि लोग साहित्य को जीवन में महत्व नहीं देते हैं। मतलब आप किस प्रकार के साहित्य को महत्व देते हैं? सस्ते प्रकार का जो साहित्य है वह तमाम समय तक, जब तक डिजिटल इस युग की शुरुआत नहीं हुई थी, तो वह बेहद प्रसिद्ध था, फेमस था। लोग उसको पढ़ते थे, लोगों के घरों में पाया जाता था, स्टेशंस पर खूब बिकते थे। तो ऐसा नहीं था कि लोगों की पढ़ने की अभिरुचि नहीं थी या सुनने की अभिरुचि नहीं है। किसी भी साहित्य में, किसी भी समाज में साहित्य या किसी विचार का विकास जो होता है वो संगोष्ठियों से होता है। जैसे आप कबीर के शब्दों में कहें तो सत्संग कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये संगोष्ठियाँ या ये सेमिनार्स समाज में नहीं चल रहे हैं, सत्संग नहीं हो रहा है, लोग साथ नहीं बैठते हैं। लोग साथ बैठ रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, पर वो जो बातें सुन रहे हैं वो कितने काम की है, ये एक ज़रूरी पहलू है। तो उस सम्मान का अभाव में यहाँ दिखाई पड़ता है। आप दुनिया के विकसित देशों को अगर देखेंगे तो आप ये देखिए कि दुनिया के जिन रचनाकारों के नाम हम जानते हैं वो सारे देश जो हैं वो विकसित देश हैं ज़्यादातर। मतलब ऐसे भी नाम हैं कि जहाँ खूब समस्याएं हैं, खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, और उसके बीच से भी कोई साहित्यकार हमें दिखाई पड़ता है। जैसे सीरिया में निज़ार कब्बानी दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से तुर्की में जिन्होंने 13 साल जेल में बिताया और 13 साल विदेशों में बिताया निष्कासन के तौर पर, एग्जाइल के तौर पर, नाज़िम हिकमत दिखाई पड़ते हैं। पाब्लो नेरुदा को भी लगातार अपने देश से निर्वासन झेलना पड़ा। पर इसके साथ हम जिन और लोगों को जानते हैं, जिन ब्रिटिश साहित्यकारों को जानते हैं, अमेरिकन साहित्यकारों को जानते हैं, रूसी साहित्यकारों को जानते हैं, वो सारे लोग विकसित देश से आते हैं। और आज भी जो विकसित देश है अपने साहित्य और कला के क्षेत्र में उसके विकास के लिए बहुत खर्च करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। उनका वह मंत्रालय, उनकी वह इकाई बहुत मजबूत होती है। तो यह दोनों तरफ से होता है कि सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से एक माहौल बनाया जाता है जहाँ साहित्य पर चर्चाएँ होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं। केरल में अगर आप जाएंगे, बंगाल में आप जाएंगे तो आपको पुस्तकालय मिलेंगे, मतलब कि कम्युनिटी पुस्तकालय मिलता है, सामुदायिक पुस्तकालय यानी मोहल्ला पुस्तकालय जिसको आप कह सकते हैं। लोग चर्चाएं करते हैं, विचार करते हैं, उनको जानकारी है अपने साहित्य के बारे में, अपने साहित्यकारों के बारे में। तो इस जानकारी का अभाव लगभग भारतीय भाषाओं में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने ये साहित्य को हमने ज़रूरी नहीं समझा। हमारे यहाँ पर इतनी भूख और इतनी गरीबी है सारे प्रदेशों में कि हमने उपार्जन को ही सबसे मुख्य समझ लिया कि भूख की समस्या को कैसे दूर किया जाए।
पर उसके साथ साथ जो समुदाय शिक्षित होता गया, जो संपन्न होता गया, वो भी साहित्य से विमुख ही रहा। तो इसके और सारे कारण हो सकते हैं, इसे देखने की ज़रूरत है। अगर आप साहित्य को महत्व देने लगेंगे, साहित्यकारों को सम्मान देने लगेंगे, तो भारतीय साहित्य का एक रूप विकसित किया जा सकता है। ये एक समस्या, एक बेसिक समस्या, एक बुनियादी समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि परिचय का अभाव है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। अभी हम जो लोग ऐसे जंगल वाले इलाके से आते हैं, हम ये जानते हैं कि बीए में मेरे एक टीचर ने सवाल पूछा और पूछते ही झट से कहा कि तुम मत बताना। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत उसी समय बीए की क्लासेस में या आज भी बहुत विद्वान था या हूँ, पर उनको ये पता था कि चूँकि मैं जंगली क्षेत्र से आता हूँ, मेरे यहाँ जंगल हैं, तो मुझे इस सवाल का जवाब जो है पता होगा। तो उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए कौन सा पेड़ है जिसका फूल भी काम में आता है और फूल के गिरने के बाद उसमें फल लगता है। फूल के गिरने के बाद यानी फूल का भी इस्तेमाल होता है और फिर उसमें फल लगता है और उसके फल का भी इस्तेमाल होता है। तो वनोपज के रूप में उसका फूल भी काम आता है और फल भी। तो ये जो लोग हैं जिनके इलाकों में जो जंगल और पहाड़ के इलाकों से हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ आंध्र प्रदेश के भी, जहाँ पतझड़ वन होते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान सा सवाल था। तो हमारे लिए ये चौंकने वाली बात नहीं थी। वो अभी उस फल का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए मुझे ये प्रसंग याद आ गया। वो महुआ का पेड़ होता है जिसका फूल भी काम आता है और फिर उसके फल से तेल निकाला जाता है या और भी बहुत सारे काम होते होंगे, उसका उपयोग होता होगा। ठीक मुझे जैसे सेब, नारंगी या अंगूर के पेड़ के बारे में पता नहीं होगा। अब शायद अंगूर की लत होती है और मेरे जानकारी का इतना अभाव है कि मैं पेड़ कह रहा हूँ, या नारंगी का पौधा होता है या पेड़ होता है। तो जो भी हो, मतलब ये कहने का अर्थ है कि हम एक दूसरे इलाके से, एक दूसरे की साहित्य से, उसके समाज से, उसकी संस्कृति से, वहाँ होने वाली चीज़ों से अपरिचित हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी कि परिचय से प्रेम बढ़ता है, और एक बात कही थी कि जिसको ये पता नहीं है कि कोयल किस चिड़िया का बात है, कोयल किस चिड़िया का नाम है, वह भी आजकल राष्ट्रभक्त बना फिरता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपने देश की चीज़ों को, इन प्रकृति के चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को से परिचय रखेंगे और उसको जानेंगे, तो आप सचमुच में भारतीय हो सकते हैं। तो भारतीय साहित्य में इस परिचय का जो अभाव है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए या मुझसे भी पूछा जाए कि प्रसिद्ध अभी जो रचनाकार हैं, जो नागामीज़ में लिखते हों, या असमिया भाषा के जो रचनाकार हैं, हम कुछ एक लोगों का नाम छोड़कर नहीं बता पाएंगे। फिर हमें तो ये तक नहीं पता है कि कोकबोरोक के नाम की कोई भाषा भी इस भारतवर्ष में है, या खड़िया भाषा में साहित्य लिखा जाता है, या इस नाम की कोई भाषा भी है। अब जब रणेंद्र एक प्रसिद्ध हमारे समकालीन उपन्यासकार हैं और उनका एक उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, नाम ज़रूर सुना होगा आपने। तो उसमें जो रचनाकार है वो बताते हैं कि उस ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यास की शुरुआत ही होती है कि एक टीचर है और उसकी पोस्टिंग वे स्कूल टीचर, अध्यापक है, और उसकी जो पोस्टिंग है गांव में हुई है, और वो गांव जो है असुरों का गांव है। गुमला जिला का जो असुर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर असुर समुदाय रहते हैं। असुर एक आदिवासी समुदाय है। इससे पहले जो हम लगातार अपने मिथकों में के थ्रू के माध्यम से जो जानते हैं वो हमें पता है कि हम महिषासुर और इस तरह के वाणासुर और पता नहीं, तो उसके दिमाग में ये मिथक थी, और वो ये सोचता है कि असुर का मतलब है कि उनके 2 सिंग होंगे, घुंघराले बाल होंगे, दांत जो होंगे वो बाहर निकले होंगे और भयानक दिखते होंगे, वो नौकरी कैसे करेगा। फिर भी वो इस आशंका के साथ, क्योंकि नौकरी तो नौकरी है, ये आपको ऑप्शन मिलता नहीं है, तो वह जो टीचर है वो असुरों के उस गांव में पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो वह देखता है, अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, मतलब कुछ भी अजीब नहीं है या कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल ये हमारी तरह दिखते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो ये अपरिचय का दोष है, ये अपरिचय का अभाव है। हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और ये असुर समुदाय वो है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले लोहा गलाने की कला का इजाद किया।
और इसलिए जब उन इलाकों में आयरन और यानी लौह अयस्क गलाने की नवीन प्रविधियों का प्रयोग होने लगा तो ये समुदाय धीरे धीरे बेरोजगार होता गया। और ये प्रिमिटिव ट्राइब है, मतलब कि बिल्कुल आदिम जनजाति हैं ये लोग। और ये इनकी आज ये जो समुदाय है बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है, बहुत मतलब इंडेंजर्ड ट्राइबल कम्युनिटी है, संकट में है इनकी स्थिति। जो भी यह परिचय का अभाव है। अभी इसका हमारा संबंध यहीं तक है कि ये कहने का अर्थ ये है कि अगर हमसे प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकारों के नाम पूछे जाएं तो हम धड़ाधड़ उनके नाम लगातार बोलते चले जाते हैं। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि मराठी में आज के समय में कौन अच्छा लिख रहा है या मणिपुरी साहित्य में कौन अच्छा लिख रहा है तो हम नहीं बता पाते हैं। और हमें इस अभाव का या इस कमी का एहसास भी नहीं है और हमें ये बुरा भी नहीं लगता है। तो ये अगर परिचय हम विभिन्न माध्यमों से अगर ये बढ़ सके दूसरे भाषाओं के रचनाकारों के साथ, उनकी संस्कृति के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि एक भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं को से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। इस संबंध में जो तीसरा बिंदु है वो है दूसरी भाषाओं के ज्ञान का अभाव। हम जानते हैं कि एक समय भारत सरकार ने ये एक त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू किया था और उसके माध्यम से ये तय किया गया था कि जैसे हम हिंदी भाषी प्रदेश के जो लोग हैं उसमें एक हिंदी अपनी भाषा पढ़ेंगे एक मातृभाषा के तौर पर, अंग्रेजी एक दूसरी भाषा के तौर पर और एक कोई तीसरी भाषा हमें पढ़नी होगी। और उस समय ज़्यादातर जो तीसरी भाषाओं के विकल्प के रूप में रखा गया था वो दक्षिण भारत की वो 4 भाषाएं थीं, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप ये देखिए कि आज़ादी के समय में हिंदी प्रचार सभा और जैसे संस्थाओं का, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का गांधी जी के प्रेरणा से और उनकी कोशिश से स्थापनाएं हो गई थी और अच्छा काम कर रही थी। इसलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में ये सारे लोग जो तमिलनाडु के भी थे जहां हिंदी का खूब विरोध हुआ, वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे थे और ये प्रयास बहुत अच्छा चल रहा था। तो और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए और फिर वही अपरिचय को दूर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने कोशिश की कि हम अब हिंदी अंग्रेजी के साथ या तो तमिल या तो कन्नड़ या तो मलयालम जैसे कि किसी एक भाषा को सीखें। पर हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों की रिजिडिटी ने, उनकी इस कहा जाए अहमन्यता ने कि हम क्यों किसी भाषा को सीखेंगे क्योंकि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है तो दूसरे प्रदेश के लोग हिंदी सीखें, हम तो ठीक हैं हम। तो इस सामंती सोच ने इस भारतीय साहित्य के विकास में एक बहुत बड़ा झटका दिया। बाद में नवोदय जैसे स्कूल्स में ये परंपराएं लगातार चालू हैं, शायद बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय या दूसरे विद्यालय भी ऐसा करते हों कि वहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक दूसरी भाषा पढ़नी होती है, आपको उसका लिपि ज्ञान भी होता है और उसका साहित्य भी आप पढ़ते हैं। तो एक तरह से ये नज़दीकी आपकी बढ़ती है। जैसे मेरे स्कूल में मुझे बांग्ला एक 3rd लैंग्वेज के तौर पर मुझे पढ़ना पड़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जो है बांग्ला भाषा का और वहाँ के रचनाकारों का, वहाँ के साहित्यकारों के नाम पता है, उनसे निकटता है। इसलिए आप देखेंगे कि बार बार मैं बांग्ला साहित्य का उदाहरण देता हूँ। ये इस वजह से है कि मेरा परिचय जो है उस साहित्य के साथ अपने स्कूल में त्रिभाषा फार्मूला की वजह से हो गया। इसीलिए जो केरल के जो प्रमुख भारतीय साहित्य के विद्वान है के सच्चिदानंदन, वो कहते हैं कि बचपन से ही त्रिभाषा को स्कूल में बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए किसी भाषा को सीखना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो इस तरह से जो भाषा और सांस्कृतिक विशिष्टता है जिसका अभाव हमारे अंदर है कि हम नहीं जानते हैं कि दूसरे प्रदेश के लोगों की भाषाओं में कौन सा साहित्य रचा जा रहा है और हमें इसलिए कि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं, तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी। और ये ज़रूरी है कि ये संवाद भारतीय भाषा से भारतीय भाषा के बीच में हो, क्योंकि भारतीय भाषाओं के द्वारा अंग्रेजी में तो ये संवाद हो रहा है, पर भारतीय भाषाओं से दूसरे भारतीय भाषाओं के बीच में ये संवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम जब अंग्रेजी में ही
पेरुमल मुरुगन को पढ़ सकते हैं, जो तमिल के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अभी कुछ सालों पहले उनका नाम सब लोग जानते हैं, जिससे जानने लगे हैं क्योंकि एक विवाद की वजह से, जो भी हो। तो पेरुमल मुरुगन को अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ सकता हूँ तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है उसको हिंदी में करने की। पर उनकी एक किताब अभी हिंदी में आई है और जो खासा लोकप्रिय हो रही है। तो ये हम समझ लेते हैं कि अगर वो हिंदी में नहीं आती है तो अंग्रेजी में कुछ लोग पढ़ पाएंगे, पर जब अगर हिंदी में आती है तो हिंदी या बांग्ला में आती है वह किताब, या तमिल से मराठी में आती है, मलयालम में आती है, कश्मीरी में आती है, पंजाबी में, राजस्थानी में, भाषाओं में अगर उसका अनुवाद होता है, तो एक बहुत बड़ा समुदाय है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है और जिसको तमिल के संस्कृति या समाज के बारे में पता नहीं। भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं को जब हम विचार करते हैं तो उसका चौथा बिंदु जो हमें दिखाई पड़ता है वो है पर्याप्त अनुवाद का अभाव। अभी जब मैं पेरुमल मुरुगन की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि उसका जब तमिल से अंग्रेजी में हो जा रहा है, या किसी मणिपुरी साहित्यकार के उपन्यास का अनुवाद जो है वो सीधे अंग्रेजी में हो जा रहा है, तो लोग समझ लेते हैं कि अनुवाद करने वाला भी ये सोच लेता है कि जब इसका अनुवाद हो ही चुका है अंग्रेजी में और लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा तो फिर विशेष रुचि नहीं होती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि न सिर्फ एक भारतीय भाषाओं से अनुवाद तो अंग्रेजी के माध्यम, मतलब भारतीय भाषाओं से अनुवाद तो कम ही हुआ है। हिंदी पर अगर हम विचार करें तो इसमें अंग्रेजी साहित्य से लगातार अनुवाद हुए, तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन अंग्रेजी से अनुवाद हुआ है। बांग्ला से हिंदी में बहुत ज़्यादा अनुवाद हुआ है, मतलब अगर अनुवाद जिन भाषाओं से हुआ उसको अगर देखा जाए। मलयालम तमिल से देखा जाए तो बहुत ही कम आपको दिखाई पड़ेगा। तेलुगु से बहुत कम अनुवाद हुआ है। श्री श्री और वरवरा राव और कुछ कवियों जैसे कवियों का अनुवाद तो हुआ है, कुछ प्रमुख वहाँ के दूसरे जैसे इन भाषाओं के, कन्नड़ से कुछ लोगों का अनुवाद हुआ है, पर ये इतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। हम कुछ एक लोगों को जानते हैं। यू आर अनंत कृष्णमूर्ति को जान के हम खुश हो जाते हैं कि हम कन्नड़ भाषा के एक साहित्यकार को जानते हैं या हमने पढ़ा है, संस्कार उपन्यास पढ़ लिया है। लेकिन ये जो अनुवाद है इसका लगातार, और ये जो बांग्ला से जो हिंदी में अनुवाद हो रहा है इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, मतलब बांग्ला से हिंदी में तो ऐसे कई लोग थे जो बांग्ला जानते थे, और ज़्यादातर फिर भी ऐसे लोग हैं जो बंगाली हैं पर उन्होंने हिंदी पढ़ी है। पर हिंदी के बहुत कम लोग आज के समय में हैं जिन्होंने बांग्ला सीखी हो और वो बांग्ला से हिंदी में अनुवाद कर रहे हों। ऐसे ही मलयालम में 3-4 लोग हैं जो हिंदी में अनुवाद करते हैं, मराठी में भी ऐसे हैं, मराठी के लोग हैं जो हिंदी में अनुवाद करते हैं। और मतलब ज़्यादातर जो अनुवाद भारतीय भाषाओं से हो रहा है वो उस भाषा के व्यक्ति द्वारा हो रहा है, और इसलिए नहीं हो रहा है कि मतलब हिंदी वाला कोई कन्नड़ सीखकर या कन्नड़ जानता हो और फिर हिंदी में अनुवाद कर रहा हो, ऐसा कम हो रहा है। तो इससे उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है कि जो जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है उस भाषा की संस्कृति से, उस भाषा से परिचित होना उसका आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हिंदी प्रदेशों में रहते हैं या नहीं रहते हुए भी वो बेहतर ढंग से जान सकते हैं। पर अगर हिंदी वाला कोई तमिल सीखकर उसको तमिल से हिंदी में अगर अनुवाद करता है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर अनुवाद होगा। हम देखते हैं कि इस अनुवाद के क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन की भी कमी है। बहुत सारे अनुवाद के विभाग बनाए गए हैं पर वो ज़्यादातर राजभाषा ऐसे अनुवाद, मतलब बैंकों में अनुवाद का काम देखते हैं, या बड़े बड़े ऑफिस में वो सिर्फ जो प्रशासनिक, उनकी प्रशासन को चलाने में या उनके डिपार्टमेंट को चलाने में जो मदद करे उस तरह के अनुवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया, पर साहित्यिक अनुवाद को बहुत कम प्रोत्साहन मिला। साहित्य अकादमी ने बिल्कुल ये काम किया है कि उसने जिन भी किताबों को पुरस्कृत किया उन किताबों का हिंदी में अनुवाद करवाया। ये एक अच्छी पहल है। उसने भारत के तमाम भाषा के प्रमुख साहित्यकारों की पर किताबें लिखी, मतलब उनके जीवन परिचय से संबंधित, जैसे बायोग्राफी लिखवाई उन्होंने किसी से, तो इस तरह से फिर हम परिचित करते हैं। ये काम वो दूसरी भाषाओं में भी करते हैं। तो साहित्य अकादमी ने बिल्कुल किया है, पर क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को भी अन्य भाषाओं का साहित्य पढ़ना चाहिए और उसका अनुवाद करना चाहिए। ये प्रवृत्ति जो है बहुत कम दिखाई पड़ती है, और यह बहुत ज़रूरी है। यह बिल्कुल एक ज़रूरी काम है कि
इस चीज़ को देखा जाए और इस चीज़ का मतलब विकास करने की कोशिश की जाए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में अनुवाद बढ़े, संवाद बढ़े, ये आवाजाही बढ़े और इस आवाजाही को अनुवाद के माध्यम से ही इसको ठीक किया जा सकता है, समृद्ध किया जा सकता है। हम जब पांचवा ये तत्व देखते हैं भारतीय भाषा में, जो भारतीय साहित्य पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि उल्लेखनीय किताबों का अभाव है। एक विद्यार्थी के तौर पर जब आप विचार करेंगे भारतीय साहित्य पर, तो अमूमन मैंने क्लास में भी देखा है, दूसरे मतलब मैं जब अध्ययन कर रहा था, हमें जब भारतीय साहित्य पढ़ना था, तो भी मैंने ये महसूस किया था कि जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो हमारी भाषाओं में भारतीय साहित्य पर नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब है भारतीय साहित्य, रामविलास शर्मा की किताब है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, एक मूलचंद गौतम है जिनकी किताब है राजकमल प्रकाशन से आई है, वो किताब भारतीय साहित्य के नाम से ही किताब है, किन्हीं विश्वनाथ प्रसाद की किताब है। और कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप जब पढ़ना शुरू करें तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं लगती है। आप अंग्रेजी की बात करें तो खूब सारी किताबें हैं अंग्रेजी में मतलब भारतीय साहित्य पर, और जैसे शिशिर कुमार दास का हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर है जो 3 भागों में है। इसी तरह से उमाशंकर सिंह की किताब है द आइडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर। इसी तरह से E.V. रामाकृष्णन की एक किताब है मेकिंग इट न्यू, जिसमें मलयाली, मराठी, गुजराती और हिंदी, मराठी, गुजराती और मलयालम, इन 4 भाषाओं के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसी तरह से के सच्चिदानंदन की किताब है इंडियन लिटरेचर पोजीशंस एंड प्रोपोजिशंस, जिसका शायद हिंदी अनुवाद भी अब उपलब्ध है। अक्षय कुमार उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है पोएट्री, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, जिसमें उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर विचार किया है। तो ये इसलिए है कि अंग्रेजी में ये परंपरा इसलिए है कि वहाँ पर खूब सेमिनार और एंथोलॉजी की वजह से वहाँ पर विचार किया जा रहा है, वहाँ पर भारतीय साहित्य को महत्व दिया जा रहा है। पर आप अगर हिंदी में देखें तो आपको महत्वपूर्ण किताबों का अभाव दिखाई पड़ता है। इस दूसरी भाषाओं में देखें, बांग्ला में, मराठी में, मुझे लगता है कि शायद ऐसी स्थिति है कि जब भारतीय साहित्य पढ़ाना होता है तो एक अध्यापक को ज़्यादातर अंग्रेजी किताबों से मदद लेनी पड़ती है और फिर उस मदद को आप तक पहुंचाया जाता है। पर ये ज़रूरी है कि हम इस गंभीरता को, इस महत्व को समझें, और ये तभी होगा जब हमने इससे पहले की जिन बिंदुओं को बात किया है उसको अगर हम उन समस्याओं को दूर कर लेंगे, तभी भारतीय साहित्य पर किताबें आएंगी, तभी हम भारतीय साहित्य के महत्व को समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय साहित्य पर कि इन सारी समस्याओं को ध्यान से देखा जाए। एक छठा बिंदु है जो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए। जैसे हिंदी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अहिंदी भाषी जो साहित्यकार हैं उनको पर्याप्त महत्व हिंदी में नहीं मिल पाया। राजेंद्र बाला घोष को हम सिर्फ दुलाई वाली कहानी के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद उनकी चर्चा नहीं होती। इसी तरह से बालशौरी रेड्डी हैं जिन्होंने जो चंदा मामा एक पत्रिका निकालते थे, बच्चों की पत्रिका थी, और बच्चों के ऊपर खूब बाल साहित्य खूब लिखा है। और जैसे बांग्ला और मलयालम में साहित्य में मानना है कि आप बड़े रचनाकार तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक आप बाल साहित्य की रचना नहीं कर लें। और बालशौरी रेड्डी ने चंदा मामा पत्रिका का प्रकाशन तब भी किया जब तमिलनाडु में हिंदी विरोध की बहुत हिंसक घटनाएं घट रही थी। ऐसे ही मलयालम के अरविंदाक्षन हैं, और भी ऐसे मराठी के रचनाकार हैं जिनको मतलब हिंदी में मुख्य धारा की जो हिंदी साहित्य है उसमें महत्व दिया जाना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं, उनको हम आदर के साथ उनको अपने हिंदी के मुख्य धारा में स्थान दें। आप अगर भारतीय अंग्रेजी साहित्य को देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस प्रदेश के हैं। आप मणिपुर के होकर भी आप अंग्रेजी के अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आप अंग्रेजी में आदर पा सकते हैं। ऐसा ही आप कहीं के भी हो सकते हैं, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तमिलनाडु, मलयालम, मराठी, किसी भी भाषा या किसी भी प्रदेश के हो सकते हैं, और आपको ये वहाँ पर आदर सम्मान मिलता है। हिंदी में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी भाषा को बरतने वाला हो, पर अगर वो हिंदी में रचना कर रहा है और महत्वपूर्ण रचना कर रहा है तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए। तो अगर हम इन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखें तो भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।